तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो जो था ये जब वो एम्प्लॉयमेंट में है तब की सिचुएशन में था कि भाई यूआरपीएफ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं दिखा रहे थे, है ना। कुछ भी हम कैलकुलेशन में यूआरपीएफ को कहीं ले ही नहीं रहे थे, ना एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को ले रहे थे, ना इंटरेस्ट को कहीं ले रहे थे, ना डिडक्शन दे रहे थे, मतलब यूआरपीएफ का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे थे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। अगर आप इसे देखोगे तो इसमें अब बात हो रही है बच्चों किसकी, रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट के बाद अब उसे यूआरपीएफ का पैसा मिला, और यूआरपीएफ का पैसा कहाँ कितना टैक्सेबल होगा। अब ये क्वेश्चन है कि कहाँ टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा बच्चों। और हमने देखा था रिसिप्ट के टाइम पे, हमने क्या देखा कि रिसिप्ट के टाइम पे टैक्सेबल तीन चीजें होती। कौन कौन सी तीन चीजें बिल्कुल। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो भाई रिसीव के टाइम पे तीन चीजें टैक्सेबल हो रही है ना। रिसीव के टाइम पे तीन चीजें टैक्सेबल हो रही हैं। Done। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करो, ज्यादा बेटर। मैं शो कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं करवा रहा हूँ। देखते हैं पहले कौन करते हैं, फटाफट से ट्राई करना। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ तो दिया हुआ है, कैलकुलेशन में है ही क्या। देखो बच्चों ये तो ध्यान, फास्ट ट्रैक में ही हो जाएगा ये तो। बच्चों सैलरी तो वैसे ही कैलकुलेट करके दी हुई है 144, इन्होंने 9 मंथ्स की कैलकुलेशन करके दी हुई है। ये तो सीधा एक ही चीज पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये कह रहे हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो कितना कितना टैक्सेबल होगा और कहाँ टैक्सेबल होगा। तो बच्चों सीधा उसी को हाईलाइट करते हैं सीधा। सर लमसम को देखेंगे, भाई लमसम को तो देखो ही मत, मत देखो लमसम, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। यूआरपीएफ से कितना मिला, फिर क्या देखना है, देखना है हमें एम्प्लॉय का शेयर कितना था, एम्प्लॉयर का शेयर कितना था। भाई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट, ये तो हो जाएंगे टैक्सेबल एज सैलरी, है ना। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, है ना, और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, ये तो हो जाएंगे टैक्सेबल एज सैलरी। बच्चों विजिबल है आपको, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट, ये तो टैक्सेबल हो जाएंगे एज सैलरी। सैलरी के हेड में यही लिखा है मैंने। वापस चले अगर हम नोट्स पे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है 2,20,000, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट कितना है 50,000, ये तो हो जाएंगे टैक्सेबल एज सैलरी। सैलरी के हेड में अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। फिर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है 60,000। एम्प्लॉय शेयर वाज 270 एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन इज 60,000। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट, बच्चों वो क्या पढ़ाया था मैंने, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज। एम्प्लॉय इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में, तो ठीक है। अच्छा जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन मिल रहा है हमें, क्या वो रिसीव्ड वाले ईयर में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो मिल रहा है, क्या वो रिसीव्ड वाले ईयर में टैक्सेबल होगा, नहीं। एम्प्लॉय का जो पैसा मिल रहा है कंट्रीब्यूशन का, वो रिसीव्ड वाले ईयर में टैक्सेबल नहीं होता, ये लिखा हो ना। बस उसका इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो। तो जब रिसीव्ड हो रहा है तो 270 जो रिसीव्ड हो रहे हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 270 रिसीव हो रहा है, ये तो टैक्सेबल नहीं होगा रिसीव्ड वाले ईयर में। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसकी अदर सोर्सेज की इनकम कंसिडर हो, सैलरी इनकम प्लस अदर सोर्सेज की इनकम, टोटल इनकम आ गई। बच्चों कंसेप्ट क्लियर है सब, यस ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पर एक और अमाउंट दिया हुआ है पीपीएफ। बच्चों जो आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, सर अभी तो आरपीएफ पढ़ा था, लास्ट क्लास में आरपीएफ पढ़ा था, इस क्लास में हमने यूआरपीएफ पढ़ा। ये पीपीएफ क्या है बच्चों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में है, या जो अपनी मर्जी से प्रोविडेंट फंड का अकाउंट ओपन करवा। भाई जो जॉब नहीं कर रहे, अगर वो प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहें, तो प्रोविडेंट फंड का पैसा कहाँ कराएंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हो, कोई भी करवा सकते, ठीक है। पीपीएफ का अकाउंट एसबीआई में, पीएनबी में, यहाँ पर पीपीएफ का अकाउंट ओपन हो जाता है। हर साल आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो, सर उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, भाई वो तब वहीं ओपन होता है जहां एम्प्लॉयर है ही नहीं। पीपीएफ में सिर्फ एसएससी ही कंट्रीब्यूट करता है,
वहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली कहानी नहीं होती। आरपीएफ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। आरपीएफ यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी करते हैं, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पीपीएफ में एम्प्लॉयर होता ही नहीं है, सिर्फ एसएससी खुद कंट्रीब्यूट करता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, बार बार मुझे ना अपने नोट्स याद आते हैं, सही में मुझे सैलरी में अपने नोट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट बना रखा, छोटा सा और बहुत अच्छा चार्ट है कंपैरिजन का। अगर इन नोट्स में भी बना होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, कंपैरिजन का चार्ट बना रखा है। 4 तरह के प्रोविडेंट फंड है, चारों में कंपैरिजन कर रखा है। हाफ पेज का होगा, बहुत बढ़िया कंपैरिजन है। शेयर मैं जरूर करूंगा अपने नोट्स में, आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। ठीक है ना, दूंगा मैं आप लोगों को, मुझे लग रहा है रेलिवेंट, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, तो ये बच्चों, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की हम लोग बात कर रहे हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जितना भी आप डिपॉजिट कराओगे उसकी आपको 80C में डिडक्शन मिले। सर 40,000 का कंट्रीब्यूशन, बच्चों ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। जिस ईयर में आपने डिपॉजिट किया, मींस कंट्रीब्यूशन किया, उस ईयर में जितना अमाउंट डिपॉजिट किया उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो 40,000 की 80C में डिडक्शन है। बट यहाँ टैक्स की कैलकुलेशन नहीं की, बाकी कैलकुलेशन नहीं की, इसलिए हमने दिखाया नहीं। अदरवाइज जो डिपॉजिट होता है पीपीएफ में उसकी डिडक्शन डन। Will your answer be any different if the fund mentioned above was recognized provident fund? बिल्कुल, आरपीएफ में तो कहानी चेंज हो जाएगी। आरपीएफ में तो मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलता है वो फुली एग्जम्प्ट होता है, रिसीव होने के टाइम पे सारा पैसा फुली एग्जम्प्ट होता है। ठीक है ना, तो जो भी अगर ये आरपीएफ होता तो जो भी पैसा ये मिलता, लमसम मिलता 6 लाख रुपए, ये पूरी तरह एग्जम्प्ट होता। इसमें से कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, चाहे वो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो इंटरेस्ट है, वो कुछ भी टैक्सेबल नहीं। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। आरपीएफ में मैच्योरिटी पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, जब रिसीव होता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। सर वो आरपीएफ में जो 12% और 12% और 9.5% देखते हैं, वो बच्चों वो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में चेक करते हैं या ईयर ऑफ एक्रूवल में चेक। जिस साल आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से जो भी एक्सेस होगा वो टैक्सेबल होगा, है ना। ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में, आरपीएफ में ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में देख, तो मैंने इसीलिए आपको ना आज जो टेबल बनवाई उसमें मैंने आपको दिखाया कि ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, ईयर ऑफ एक्रूवल उसको अलग अलग चेक किया करो और रिसीव्ड वाले ईयर को अलग चेक किया करो। अगर आरपीएफ में भी आप इस तरह का चार्ट बनाना चाहो, घर से बना के ला, नहीं बनेगा मैं क्लास में बनवा दूं। ठीक है ना, डन बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो आरपीएफ में मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलता है, रिटायर होने पे जो भी पैसा मिलता है वो फुली एग्जाम। तो अगर ये आरपीएफ होता तो सब कुछ फुली एग्जाम होता। देखो क्या लिखा, सिंस द फंड इज रिकॉग्नाइज्ड वन एंड मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस आफ्टर ए सर्विस ऑफ 25 years, the entire amount received on the maturity of RPF will be fully exempt. Done बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आ गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सर ये कौन सी वाला है? बच्चों हमने 3 तरह के प्रोविडेंट फंड पहले देख लिए। एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड देखा 9.5%, 12% वाली जिसमें लिमिट। फिर हमने यूआरपीएफ देखा जिसका चार्ट हमने डिस्कस किया। फिर अभी हमने पीपीएफ के बारे में भी डिस्कस। पीपीएफ के बारे में मैंने क्या बताया कि बच्चों वहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं हो, वो अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है, बैंक में ओपन करवा सकता है। ठीक है, इवन बिजनेसमैन भी सोचते हैं ना कि भाई हमें भी प्रोविडेंट फंड हमारा भी होना चाहिए भाई, ऐसा कोई सोशल सिक्योरिटी है ना एक तरह से कि भाई जब जब आप रिटायर होगे तो आपको लमसम पैसा मिलेगा। अच्छा, पीपीएफ की एक अच्छी बात एक और है, नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आरपीएफ यूआरपीएफ वगैरह में मिल रहा होता है ना, 9.5% तक जो मिल रहा होता है, बच्चों पीपीएफ में भी इतना इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, पीपीएफ में भी इंटरेस्ट का रेट अच्छा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी इंटरेस्ट का रेट अच्छा है। समझ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, जब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट का रेट अच्छा है तो फिर कोई एफडी क्यों कराएगा, है ना। 9.5% अगर आपको वहां भी इंटरेस्ट मिल जाए तो फिर दिक्कत क्या है। हाँ, पीपीएफ में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी आपको डिडक्शन भी मिल रही है अंडर सेक्शन 80। जो आप कंट्रीब्यूट करोगे वो आपका डिडक्शन भी मिल जाएगी, फिर उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, ये भी आपको एक फायदा है। बच्चों एसपीएफ के बारे में क्या कहूंगा, सर इसमें क्या होता है, टैक्सेबल वाला कंसेप्ट है या एग्जम्प्ट वाला है कंसेप्ट। बच्चों इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, बट मैं इसके लिए जो यूज करता हूँ टर्म वो मैं ट्रिपल ई यूज। सर ट्रिपल ई का मतलब एग्जाम, 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 कंट्रीब्यूशन एग्जाम, इंटरेस्ट एग्जाम, मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जाम, है ना। कौन सा कंसेप्ट हो गया, ट्रिपल ई का कंसेप्ट। अच्छा ये आरपीएफ में था, किसमें था, ये आरपीएफ में था। बच्चों पीपीएफ में भी ट्रिपल ई का कंसेप्ट, पीपीएफ भी ट्रिपल ई का कंसेप्ट है, एग्जाम, एग्जाम, एग्जाम। और यूआरपीएफ में क्या है सर, सब कुछ टैक्सेबल।
एग्जाम नाम की तो उसमें कोई चीज ही नहीं है। यूआरपीएफ में तो सब कुछ टैक्सेबल है। ठीक। एसपीएफ के बारे में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। देखो क्या लिखा है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, किसके लिए एप्लीकेबल है? एंड इज रेगुलेटेड थ्रू प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। द एम्प्लॉयर डू नॉट contribute to this fund, hence there is no tax treatment for employer contribution and interest on employer contribution. Interest on employee contribution is exempt from tax. ठीक है, provided that the provision of this clause shall not apply to the income by way of interest accrued during the previous year in the account of a person to the extent it relates to the amount or the aggregate amount of contribution made by the 2,50,000 rupees in any previous year in that fund or on after the first day of April 2021। मैंने कहा ना इसमें एक अमेंडमेंट है। बच्चों एक काम करते हैं, इसको ना बाद में उठाते हैं, पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। एसपीएफ हमारा भी हम लोग बाद में देखें, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको एक बात बता दी, इसमें भी सब कुछ एग्जाम, मतलब इसमें ये एग्जाम्प्ट वाला है, ये टैक्सेबल वाला नहीं है। इसमें भी ट्रिपल ई का कंसेप्ट अप्लाई होता है, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी पेंडिंग है, देख लेंगे हम लोग। बच्चों अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट और बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ए नोट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेचुटी। सर ये ग्रेचुटी क्या हो? बच्चों ये ग्रेचुटी वर्ड जो बना है ग्रेटिट्यूड वर्ड से बना है। मतलब आपके यहाँ किसी एम्प्लॉय ने 30-40 साल नौकरी की, जब वो रिटायर होता है तो एम्प्लॉयर अपनी खुशी से उसे कुछ लंप सम अमाउंट देता है कि भाई तू रिटायर होके जा रहा है, ये ले कुछ पैसे पकड़। ठीक है, अब रिटायरमेंट के बाद जो भी है, तो यहाँ से ग्रेचुटी अराइज हुई। ठीक है ना, ग्रेचुटी का कंसेप्ट यहाँ से आया कि भाई एक लंबे टाइम तक किसी एम्प्लॉय ने आपके पास काम किया, जब वो आपके यहाँ से जॉब छोड़कर जाता है या रिटायर होता है तो आप उसे कुछ पैसा लमसम पे करते हो, दैट इज नोन एज ग्रेचुटी। बच्चों कुछ एम्प्लॉयर तो देते थे, खुशी से देते थे, जिनके ठीक है जो दे सकते थे। कुछ एम्प्लॉयर पे नहीं करते। सर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि इंडिया में इसके ऊपर स्ट्राइक शुरू हो। भाई एम्प्लॉयज कहते हैं हमें ग्रेचुटी चाहिए। गवर्नमेंट को स्ट्राइक और ये सब झगड़े खत्म करवाने के लिए इसके ऊपर लॉ बनाना पड़ा 1972। ठीक है, तो लॉ बनाकर इसे पे करना मैंडेटरी कर दिया गया। पहले एम्प्लॉयर अपनी खुशी से देता कि भाई तुमने एम्प्लॉय को कि तुमने इतने साल हमारे यहाँ काम किया, अब तुम रिटायर होके जा रहे हो तो मैं तुम्हें ग्रेचुटी। लेटर ऑन इट वाज मेड मैंडेटरी। ठीक है, अब क्या हो गया, ग्रेचुटी पे करना मैंडेटरी। अगर 5 साल या उससे ज्यादा आपके यहाँ किसी एम्प्लॉय ने काम किया है तो उसे ग्रेचुटी देना मैंडेटरी हो गया। चलो एम्प्लॉयर दे रहा है, अब हमें यहाँ क्या कर। बच्चों ग्रेचुटी में कुछ एग्जाम्पशन मिलती, कुछ ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट होती है और कुछ पार्ट टैक्सेबल होती है, और आपको निकालनी होती है ग्रॉस सैलरी। अच्छा ग्रॉस सैलरी में एग्जाम्प्ट वाला तो लेते नहीं, ग्रॉस सैलरी में कौन सा पोर्शन लेते हैं? टैक्सेबल पोर्शन। तो ग्रेचुटी भी सैलरी में इंक्लूड होगी, टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड होगी ग्रेचुटी। ठीक है, कब मिलती है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है ग्रेचुटी। तो हमें ये निकालना होगा टैक्सेबल कितना है, हमें इससे मतलब नहीं टोटल कितना मिला, हमें ग्रॉस सैलरी में कौन सा अमाउंट लेना होता है जो टैक्सेबल है। देखते हैं जरा क्या लिखा। ग्रेचुटी मैंने बताया समरी फॉर्म में, क्या बताया बच्चों, ये एक लमसम अमाउंट होता है। शुरुआत में ग्रेचुटी का जो कंसेप्ट था ग्रेटिट्यूड वर्ड से बना था, जो एम्प्लॉयर अपनी खुशी से एम्प्लॉय को देता था रिटायरमेंट के टाइम पे या जॉब छोड़ के जाता था तब। फिर इस पर डिस्प्यूट अराइज हुए, इंडिया में स्ट्राइक्स वगैरह हुई, गवर्नमेंट को इसके ऊपर लॉ बनाना पड़ा। 1972 में इसके ऊपर लॉ बनाया गया। ठीक है, अब इसे पे करना मैंडेटरी कर दिया गया। अगर 5 साल या उससे ज्यादा आपका कोई एम्प्लॉय आपके पास वर्क करता है तो आपको उसे ग्रेचुटी देनी होगी। ठीक है, जब वो छोड़कर जाएगा उसे ग्रेचुटी पे करोगे। अच्छा ग्रेचुटी में हमें कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट होता है और बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल ग्रेचुटी को हम टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड करते हैं, हमें तो टैक्सेबल सैलरी निकालनी है तो हम टैक्सेबल ग्रेचुटी को हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं। तो कैलकुलेशन हमें देखनी है कि कैसे हो। देखो क्या लिखा, ग्रेचुटी मीन्स gratuitous payment made by employer to the employee at the time of his leaving the job in recognition of the meritorious service and the association of the employee with the institution. With the enactment of Payment of Gratuity Act 1972, the gratuity has become a statutory obligation, legal obligation on the part of the employer. Gratuity is fully chargeable to tax if it is given during continuity of job. बच्चों अगर during employment job में रहते हुए gratuity पे कर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो बच्चों फुली टैक्सेबल हो। ठीक है ना,
अगर जॉब में रहते हुए पे कर रहे हैं तो फुली टैक्सेबल होगी। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुटी इज एज अंडर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1970, एनी अदर। ठीक है, तो वैसे तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो होती है वो एग्जाम्प्ट होती है, 10-10 में एग्जाम्पशन दी हुई है। तो 3 कैटेगरीज बनाई है इन्होंने ग्रेचुटी की कैलकुलेशन के लिए। कितनी कैटेगरीज बनाई? 3 कैटेगरी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज के लिए, फिर वो एम्प्लॉयज जो कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, एनी अदर एम्प्लॉय जो ऊपर वाली दोनों कैटेगरीज में कवर्ड नहीं। डन बच्चों। सबसे पहले आता है एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव बाय these employees including employees of local authorities fully exempt from tax। तो इनको जो ग्रेचुटी मिल रही है वो फुली एग्जाम, इनको जो ग्रेचुटी मिल रही है वो क्या है? फुली एग्जाम। फिर आते हैं एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1970। एनी ग्रेचुटी रिसीव बाय द एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 shall be exempt to the extent of the least of the following। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ग्रेचुटी रिसीव लिंक। दूसरा पॉइंट क्या है? ₹20 लाख। और थर्ड पॉइंट क्या है? 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ। बच्चों कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना वो थर्ड पार्ट है। फर्स्ट में तो रिसीव्ड कितना हुआ एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को वो, सेकंड में लिमिट जो दी हुई है 20 लाख की वो, थर्ड में करनी पड़ती है हमें कैलकुलेशन। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम थर्ड पॉइंट ही आपका कैलकुलेशन वाला होता है। क्या लिखा हुआ है? 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6। बच्चों किसी ने 17 ईयर्स 6 मंथ्स जॉब, कितने ईयर्स काउंट होंगे? 17 ईयर्स 6 मंथ्स जॉब, कितने ईयर्स काउंट होंगे? यस बच्चों, आप लोगों का आंसर 17 ईयर्स 6 मंथ्स जॉब, कितने ईयर्स की जॉब? तो ये आंसर जो आया है 17 ईयर्स का। दृष्टि आपकी तरफ से है। यस सर। एंड गौरव आपका आंसर क्या है? कोई नहीं। हेमंत तुम्हारा आंसर? 17 years 6 months। 17 ईयर्स 6 मंथ्स हैं। टोटल कितने ईयर्स काउंट होंगे? 17 ईयर्स से 18 कितने होंगे? 17। बच्चों अब एक लाइन को ना दोबारा से रीड करो, ध्यान दो। यहाँ क्या लिखा? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। पार्ट देयर ऑफ कितना लेंगे? इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर काउंट होगा। बच्चों अप टू 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर काउंट नहीं हो, अप टू 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर काउंट नहीं हो, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर काउंट। तो अगर 17 ईयर 6 मंथ्स है तो 17 ईयर्स लेंगे, और 17 ईयर 6 मंथ्स 1 डे हो गया, एक्स्ट्रा 1 डे भी हो गया तो वो 18 ईयर्स काउंट। 6 मंथ से एक दिन भी एक्स्ट्रा होगा तो 18 ईयर्स काउंट, है ना? मतलब नेक्स्ट ईयर काउंट होगा। डन। इन एक्सेस ऑफ 6, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ठीक है ना? नेक्स्ट ईयर काउंट। अच्छा, कंप्लीटेड ईयर के लिए कितना देंगे? 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन। आगे क्या लिखा है? इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, अगर सीजनल एस्टैब्लिशमेंट तो वहां 15 डेज की जगह 7 डेज का लेते हैं। तो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में कितना लेते हैं? 15 डेज की जगह 7 डेज लेते हैं। सैलरी विल बी टेक। फिर लिखे 15 डेज और 7 डेज वेजेस शैल बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी 26। तो बच्चों कैलकुलेशन लास्ट वाले पॉइंट में कैलकुलेशन कैसे होती है वो बता रहा हूँ अब आप लोगों को, एक ध्यान देना। यहाँ पर पहले सैलरी को देख लेते हैं। सैलरी कौन सी लेंगे? सैलरी हियर मीन लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी। और इसमें सिर्फ क्या इंक्लूड करेंगे? बेसिक पे एंड डीए। लेकिन फिर नीचे क्या लिखा है? हाउएवर इन द केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉयज सैलरी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय देम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। भाई पिछले 3 महीने की वेजेस का एवरेज लेंगे। फिर किसके केस? पीस रेट एम्प्लॉयज के केस, बिल्कुल लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी का एवरेज। अभी तो हमने ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है। और बच्चों अभी 2 ही केसेस, ये कौन से एम्प्लॉयज हैं? हु आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। नॉट कवर्ड की कैलकुलेशन अलग है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख जो दिया हुआ है। मिस्टर एक्स इज द पीस रेट एम्प्लॉय who is retired on this date. Wages received by him from 11th December 21 to 10th March 22 are 33,000। टोटल वेजेस दे दी 3 महीने, कितनी? 33,000। बच्चों हमें तो एवरेज लेनी है पर मंथ की, तो 3 महीने की टोटल सैलरी को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज सैलरी कितनी आ गई? 11,000। और अगर 15 डेज सैलरी निकालनी हो तो क्या करेंगे? लास्ट ड्रॉन सैलरी 11,000 मानी जाएगी इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20,
इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, जितने ईयर्स की सर्विस की है उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग एग्जाम्पशन की कैलकुलेशन करते हैं। खैर, ये इन्होंने 15 डेज सैलरी निकाली, इंटू 15/26 कर लो, ये 11,000 को डिवाइड बाय 26 इंटू 15 कर लो तो 15 डेज सैलरी निकाली। डन बच्चों। एक काम करते हैं, अभी वैसे तो 10 मिनट है, अभी कवर्ड वाला एक क्वेश्चन देखिए। ये बच्चों कवर्ड वाला केस है ना, ये कोई इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो, एक बार कैलकुलेट करो आप लोग फटाफट, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। करो बच्चों, यस बच्चों, तो देख लेते हैं एक बार किसी से हुआ बच्चों, कैलकुलेशन हुई। वैसे तो हमें नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करना ही पड़ेगा, दूसरा मेथड भी करना है और इसके प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेचुटी को डिटेल में करने ही वाले हैं सारे क्वेश्चन। चलो देखते हैं, इसे ध्यान दें। मिस्टर एक्स वॉज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे ₹18,000 per month, but it was increased to ₹24,000 per month with effect from this date. DA कितना दिया हुआ है 6,000 per month, but it was